हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कोलेस्टेटोमा के बारे में। तो बेसिकली कोलेस्टेटोमा क्या होता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो कोलेस्ट और टेटोमा से आप ये मत समझना कि कोलेस्ट्रॉल या कोई बिनाइन लीजन होगा, ठीक है ना। ओमा मतलब लीजन, कोई बिनाइन ट्यूमर टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ये मिसनॉमर है। मिसनॉमर एज इन बिकॉज इट नीदर कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से इसका कोई एसोसिएशन नहीं है और ना ही एक ट्यूमर है, ठीक है ना। ये बेसिकली एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ है। एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ कहाँ पे? इन द मिडल ईयर। एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ इन द मिडल ईयर बिहाइंड द ईयर ड्रम, और ये ईयर ड्रम के बिहाइंड है। और कोलेस्टेटोमा के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मैट्रिक्स में होगा या सेंट्रल वाइट मास होता है। अब मैट्रिक्स का होगा तो केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम का होगा, और अगर वाइट सेंट्रल वाइट मास है तो केराटिन डेब्रीज होंगे, ठीक है ना। तो क्या है इसमें कोलेस्टेटोमा के कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक तो मैट्रिक्स होगा और सेंट्रल वाइट मास होगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में क्या होगा आपका? केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होगा, और सेंट्रल वाइट मास में केराटिन डेब्रीज होगा, ठीक है ना। अब इसकी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजेनाइटल सेल रेस्ट कुछ होती हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल सेल रेस्ट यहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। तो इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के कारण से हो सकता है, ठीक है। इन्वेजिनेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द एटिक और पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट। अब जैसे कि मान लो ये तुम्हारा ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। जैसे ये ईयर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ईयर कनाल हो गई, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, ये ऑसिकल्स कुछ हो गए, ठीक है ना। और ये आपका ओवल विंडो हो गया, नीचे कहीं राउंड विंडो, यहाँ पे आपका इनर ईयर, यहाँ पे सेमी सर्कुलर कनाल, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे कॉक्लिया मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका एटिक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो ये क्या होता है, जो पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट मतलब यहाँ से, ठीक है ना। तो पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट से अगर एटिक से इन्वेजिनेशन हो गया अंदर की तरफ, इन्वेजिनेशन हो गया पास्ट टेंसा का इन द फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट्स, यहाँ पे रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? विटमैक्स थ्योरी। यहाँ पे विटमैक्स थ्योरी होते हैं। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन में दूसरा कौन सा हो गया? ठीक है, विटमैक्स थ्योरी। अब तीसरा होता है कि बेसल सेल हाइपरप्लेजिया से हो जाए, ठीक है ना। तो इसको रूडीज थ्योरी कहते हैं। तो बीआर से याद रखना कि बेसल सेल हाइपरप्लेजिया की थ्योरी को क्या कहते हैं? बीआर थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। अब एपिथेलियल इन्वेजन के कारण से हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं? हेबरमैन्स थ्योरी कहते हैं। एपिथेलियल इन्वेजन के कारण हेबरमैन्स थ्योरी, ठीक है। और मेटाप्लेजिया के कारण सैडेज थ्योरी। तो ठीक है, कुछ थ्योरीज होती है जिसमें से सबसे ज़्यादा हमको याद करना है विटमैक्स थ्योरी, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो बेसिकली रिट्रैक्शन का पॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सबसे एक्सेप्टेबल है आज की डेट में, वो ये समझाती है, ठीक है ना, विटमैक्स थ्योरी। और इसके अलावा आप बेसल सेल हाइपरप्लेजिया के लिए रूडीज थ्योरी याद कर सकते हो, मेटाप्लेजिया के लिए सैडेज थ्योरी याद कर सकते हो, और एपिथेलियल इन्वेजन के लिए हेबरमैन्स थ्योरी याद कर सकते हो। तो ये सब याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके क्लासिफिकेशंस की हम लोग बात करेंगे। तो इसकी तीन तरह की क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है ना। एक तो कंजेनाइटल हो सकता है, बर्थ से ही हो। ये दूसरा हो सकता है प्राइमरी एक्वायर्ड हो सकता है, सेकेंडरी एक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंजेनाइटल कोलेस्टेटोमा की। तो कंजेनाइटल कोलेस्टेटोमा में कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल से। एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल से इनका ओरिजिन होता है। रेस्ट इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट और टेम्पोरल बोन। मान लो कि एम्ब्रियोनिक जो है, एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो रेस्ट कर रही हैं आपकी मिडिल ईयर क्लेफ्ट पे या टेम्पोरल बोन पे। तो दिक्कत करेंगी मिडिल ईयर क्लेफ्ट में अगर आपकी रेस्ट कर रही हैं, या टेम्पोरल बोन पे रेस्ट कर रही हैं। और ये साइट इसकी कहाँ पे होगी? ऑब्वियस सी बात है, मिडिल ईयर पे होगी। अगर मिडिल ईयर में रेस्ट करी तो मिडिल ईयर पे साइट होगी। पेट्रस एपेक्स ऑफ टेम्पोरल बोन पे हो सकती है, सेरेबेलो पोल्टाइन एंगल पे हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इस जगह साइट्स हो सकती है। सिम्टम्स क्या क्या देंगे? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है ना। बेसिकली ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस दे देगा, ईयर डिस्चार्ज देगा, ठीक है ना। और साइंस इसमें क्या क्या रहेंगे? प्रेजेंट एज अ मास बिहाइंड द इंटैक्ट टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये एज अ मास रहेगा बिहाइंड इंटैक्ट टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का। तो परफोरेशन नहीं हुआ, ये तो एपिडर्मल सेल रेस्ट है ना। तो इसमें तो कोई ऐसा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन वगैरह नहीं होता है। तो वाइट मास की तरह ये प्रेजेंट रहेगा बिहाइंड द इंटैक्ट टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा की। तो नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया और प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। यहाँ पे कोई हिस्ट्री आपको प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया की जिसमें सपुरेशन ये सब हो जाता है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। और प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन कोई हिस्ट्री नहीं है। थ्योरीज ऑन जेनेसिस की कुछ थ्योरी हैं, जैसे इन्वेजिनेशन ऑफ प्लास फ्लैसिडा ड्यू टू परसिस्टेंट नेगेटिव प्रेशर इन द एटिक। मान लो आपकी स्टेकिंग ट्यूब कायदे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो आपकी मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर जो है जनरेट हो जाता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि जो आपकी पास फ्लैसिडा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो इन्वेजिनेट कर जाती है। अब इसकी और क्या क्या थ्योरीज हो गई? बेसल सेल हाइपरप्लेजिया वाली, ठीक है ना।
बेसल सेल हाइपरप्लेजिया वाली मतलब कि रूडीज थ्योरी, ठीक है, स्क्वायमस मेटाप्लेजिया वाली मतलब सैडेस थ्योरी, ठीक है, और ठीक है, तो ये सब थ्योरीज हो सकती हैं कि हाँ इसके कारण से प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोटोमा हो सकता है। सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोटोमा क्या है? देयर इज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन इन द पास्ट टेंसा में ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। यहाँ पर पहले वाले में प्राइमरी एक्वायर्ड में कोई परफोरेशन या सीरियस ओटाइटिस मीडिया की कोई हिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन रहेगा पास्ट टेंसा में, एसोसिएटेड विद पोस्टीरियर सुपीरियर परफोरेशन और लार्ज सेंट्रल परफोरेशन। यहाँ पे पोस्टीरियर सुपीरियर परफोरेशन हो सकता है या लार्ज सेंट्रल परफोरेशन हो सकता है। तो थ्योरीज एंड जेनेसिस यही माइग्रेशन ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम का माइग्रेशन हो गया, या मेटाप्लेजिया जो कि आपकी सैडेस थ्योरी होती है, ठीक है ना। एक हेबरमैन्स थ्योरी भी होती है, वो भी आप जानते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी एक्सपेंशन की। इसका एक्सपेंशन कैसे होता है? वंस इट एंटर्स द मिडिल ईयर क्लेफ्ट, एक बार ये अगर मिडिल ईयर क्लेफ्ट में आ गया, इट इन्वेट्स द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वेट करेगा। और क्या क्या सराउंडिंग स्ट्रक्चर रहेंगे, ठीक है ना? फर्स्ट बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड देन बाय एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन। तो ये पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को पहले फॉलो करेगा और फिर उसके बाद ये एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन कराएगा, ठीक है ना। पहले तो ये लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ चुनेगा क्योंकि वहाँ पे भाई जल्दी फैल सकता है, फिर उसके बाद एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन वाला पाथ ही चुनेगा। तो एटिक कोलेस्ट्रोटोमा में एक्सटेंड टू बैकवर्ड्स में कहाँ जाएगा? जैसे ईयर के पीछे कहाँ क्या क्या होता है? एडिएटस होता है, एडिएटस मिडिल ईयर में जो ऐसे जाके बनता है, एडिएटस हो गया, ठीक है ना। एडिएटस के थ्रू जा सकता है, ये एंट्रम में जाएगा, मैस्टोइड में जाएगा, तो पीछे यहाँ ये स्प्रेड कर सकता है। डाउनवर्ड्स में मीजोटिम्पैनम, ये एपिटेम्पैनम है, मीजोटिम्पैनम है, ये हाइपोटिम्पैनम होता है, ठीक है ना। तो मीजोटिम्पैनम में जा सकता है डाउनवर्ड्स। मीडियली कैसे जाएगा? मीडियली अगर तुम्हें ये जाए तो अंदर की तरफ, सराउंड्स द इनकस हेड ऑफ मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मीडियल में क्या होता है? इनकस होता है, हेड ऑफ मेलियस होता है, तो वहाँ पे भी ये सराउंड कर सकता है कोलेस्ट्रोटोमा आपका, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे ये जा सकता है, कहाँ कहाँ ये जा सकता है, ठीक है ना। तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर जाने के बाद ये कहाँ का इन्वेट कर सकता है, यही उसी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन कैसे कराएगा ये? इट हैज़ प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय बोन, ये इसके पास प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रॉय करने के बोन के, ठीक है ना। बेसिस क्या होगा इसका? कोलेजिनेज होता है, इसमें एसिड फॉस्फेटेज होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कुछ होते हैं सेक्रेटेड बाय ऑस्टियोक्लास्ट, मोनोन्यूक्लियस इन्फ्लेमेटरी एक्सिडेट्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं बोन को। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? टू डिस्ट्रॉय बोन। तो क्या क्या होता है बेसिस इसके? कोलेजिनेजेस हो सकते हैं, एसिड फॉस्फेटेजेस हो सकते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का प्रोटियोलाइसिस कराता है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई ऐसी कोई खास आपको चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट ये करा सकता है। तो इट कैन कॉज, ये क्या करा सकता है? इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल की। ईयर ऑसिकल अगर मीडियल जाएगा तो ईयर ऑसिकल का भी डिस्ट्रक्शन करा देगा। इरोजन ऑफ बोनी लैब्रिंथ करा सकता है, ये बोनी लैब्रिंथ का जो है इरोजन करा दे, ठीक है ना। और क्या करा सकता है? इट कॉज ये कैनाल ऑफ फेशियल जो कि फैलोपियन कैनाल होती है उसका भी डिस्ट्रक्शन कुछ करा सकता है। साइनस प्लेट या टेगमेंट टिम्पैनाई का या और कुछ ये कॉम्प्लिकेशंस भी ये करा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो होती है बेसिकली ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने को समझने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी से चीज़ें हमको समझ में आती हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है ना। तो सिम्टम्स की मैं बात करूँ, सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे? सबसे पहली बात फाउल स्मेलिंग ईयर डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। ईयर डिस्चार्ज होगा फाउल स्मेलिंग, क्योंकि भाई स्किन ही तो है, डेड स्किन है ये अंदर जो जा रहा है। फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा, प्रेशर इन द ईयर, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर इन द ईयर हो जाएगा, ठीक है। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बिकॉज देखो फाउल स्मेलिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ईयर डिस्चार्ज तो होगा ही कुछ ना, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी होगा उसी कारण से। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, कोई ऐसा सेंसरी न्यूरल, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है सेंसरी न्यूरल जो नर्व को डैमेज किया, ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे। ग्रैनुलेशन टिश्यू इन द ईयर कैनाल मिडिल ईयर, तो ग्रैनुलेशन टिश्यू हो जाएंगे ईयर कैनाल में या मिडिल ईयर में, ठीक है। डिजीनेस होने लगेगा बंदे को, फेशियल मसल वीकनेस हो जाएगी ऑन द साइड ऑफ इन्फेक्टेड ईयर, क्योंकि फेशियल कैनाल को भी इन्वॉल्व कर लेता है कभी कभी, ठीक है ना, फेशियल नर्व को भी। तो ये वीकनेस हो जाएगी, फेशियल मसल की वीकनेस हो जाएगी इन्फेक्टेड ईयर के साइड वाले पे। सीनियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बिकॉज ये कभी कभार बोन को इरोड करते करते अंदर भी जा सकता है, मैस्टोइड को इरोड करते करते अंदर और अंदर जा सकता है, तो सिग्माइड थ्रोम्बोसिस करा सकता है, एपिड्यूरल एब्सिस करा सकता है, मेनिंजाइटिस करा सकता है, तो ये भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली सारा ये चीज़ें जो हैं अगर आप दिमाग थोड़ा लगाओ तो उसमें समझ में आती है कि हाँ ये तो हो ही सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है? बोनी बाउंड्रीज इन वॉल ऑफ मिडिल ईयर को ये मतलब इरोड करता है, ठीक है ना, ताकि इन्फेक्शन ये स्प्रेड हो जाए, ठीक है। और ये बेसिकली स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइजिंग एपिथेलियम को इसको स्प्रेड करेगा।
अगर वो जो अगर ये जो सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, तो एक आपने सुना होगा केराटोसिस ऑब्टूरेंस, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल पे ही चला जाए तो वो केराटोसिस ऑब्टूरेंस हो सकती है। और अगर ये टेम्पोरल बोन पे चला जाए, टेम्पोरल बोन या ऐसा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के आवा कहीं चला जाए, तो उसको कोलेस्ट्रोटोमा कहेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें जो आपको याद करनी की, यहाँ पे बेसिकली बोनी इरोजन होता है, ठीक है ना। तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन की। आप उस पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कुछ पहले तो कोई ओटाइटिस मीडिया की कोई हिस्ट्री रही है या परफोरेशन की कोई हिस्ट्री रही है, तो पूछेंगे उससे, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग, देखेंगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, ठीक है ना। सीटी स्कैन कराएंगे बंदे का, ऑडियोमेट्री कराएंगे कि उससे ऑडियोमेट्री से पता चलता है एसएनएचएल है या कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। एमआरआई स्कैन भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में क्या कि ऑल कोलेस्ट्रोमा शुड बी एक्साइज्ड एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सम मीडियल कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जरी, मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सर्जरी। हम लोग बेसिकली इसमें कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता कोलेस्ट्रोमा में, ठीक है ना। तो हमेशा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है एंड इट्स अ बैड थिंग, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि उसका सर्जिकल इंटरवेंशन हो, लेकिन कोलेस्ट्रोमा को ख़त्म करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सारे कोलेस्ट्रोमा को एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन है तब एक बार के लिए आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इट इन्वॉल्व्स मेस्टोइडेक्टमी टू रिमूव डिजीज़ एंड टिम्पैनोप्लास्टी टू रिपेयर द ईयर ड्रम। तो आप क्या करते हो कि जैसे मान लो ये ईयर है आपका, ठीक है ना। बाहर से मैं एक्सटर्नल ईयर बना रहा हूँ, ईयर पिन्ना हो, ये हो गया, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल हो गया। तो आप इसके सी से एक इंसिजन मारते हो, ठीक है, मेस्टोइड के थ्रू अंदर जाते हो, ठीक है, यहाँ पे मेस्टोइड के थ्रू अंदर जाते हो। और इसके कैसे करते हो, इसको रिमूव डिजीज़ करोगे, मेस्टोइडेक्टमी करोगे तो रिमूव करोगे, फिर टिम्पैनोप्लास्टी कर दोगे। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन हुआ तो टिम्पैनोप्लास्टी कर दो, तो रिपेयर द ईयर ड्रम। तो ये ऐसे इसका रिपेयर कर दोगे ईयर ड्रम का, ठीक है ना। अब इसमें कैनाल वॉल डाउन टिम्पैनो मेस्टोइडेक्टमी, आप दोनों के बीच में जो मेस्टोइड और ये आपका ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के बीच में जो वॉल है उसको हटा के पूरा कर सकते हो, या कनाल वॉल अब की थोड़ा सा हिस्सा काट के हटा दिया तो टिम्पैनो मेस्टोइड एक्टमी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी वही चीज़ होती है, कैनाल वॉल डाउन अप प्रोसीजर या कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। और पीरियोडिक फॉलोअप जो होता है इसका, अगर मैं इसके अलावा पीरियोडिक आपका जो फॉलोअप कर दूं, अगर फॉलोअप लगा दूं कि हाँ पीरियोडिक फॉलोअप कर दूं, तो इसकी जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। चांसेस ऑफ रिकरेंस जो होता है वो कम होता है, चांसेस ऑफ रिकरेंस वो कम होता है, ठीक है ना। ठीक, तो चांसेस ऑफ रिकरेंस इसमें कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बात रही अभी कोलेस्ट्रोमा के बारे में। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि कंजेनाइटल में क्या होता है, क्योंकि बिहाइंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो सेल रेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे सेल रेस्ट ऑलरेडी होता है, और प्राइमरी कोलेस्ट्रोमा विदाउट हिस्ट्री होता है, मतलब कि कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं होता, ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होता है। और सेकेंडरी कोलेस्ट्रोमा में परफोरेशन के बाद ही चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और बेसिकली सेकेंडरी कोलेस्ट्रोमा में कैसे होता है कि परफोरेशन होगा, मार्जिनल परफोरेशन होगा तो एपिथेलियल लेयर अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। एपिथेलियल लेयर जो समझ में आता है, जैसे अगर ये देखो सेकेंडरी कोलेस्ट्रोमा में क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो परफोरेशन तो होता ही है, पोस्टीरियर सुपीरियर लार्ज सेंटर परफोरेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्जिनल परफोरेशन हुआ, परफोरेशन के कारण क्या होगी, जो आपकी एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर जो होगी ग्रो करेगी, एपिथेलियल लेयर ग्रोज इनसाइड, एपिथेलियल लेयर ग्रोज इनसाइड, ठीक है ना। यहाँ पे केराटिन फ्लेक्स आ जाएंगे, केराटिन फ्लेक्स एक्यूमुलेट कर जाएंगे, केराटिन फ्लेक्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं यहाँ पे, और ये मैक्रोफेजेस लेके आते हैं, मैक्रोफेजेस, और यही क्या कराता है, इरोजन करा देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसी के बाद ये आगे बढ़ता जाता है। तो यही चीज़ें आपकी बेसिकली ये आपका सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा में होता है। और यही प्राइमरी, अगर कोलेस्ट्रोमा की मैं बात करूँ तो स्टैकियन ट्यूब का वही ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ड्यू टू स्टैकियन ट्यूब का कोई भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हल्का सा डिट्रैक्शन होगा और फ्लूइड जो हो जाता है ये एक्यूमुलेट कर जाता है मिडिल ईयर में, और रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाते हैं, ठीक है ना। रिट्रैक्शन पॉकेट इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन प्राइमरी एक्वायर्ड
कोलेस्टेटोमा, ठीक है ना। वहाँ पे केराटिन मतलब कि अकुमुलेट कर जाएगा और डीपनिंग हो जाएगी, तो इरोजन हो जाएगा नॉर्मल एपिथेलियम का, बोनी इरोजन हो जाएगा। तो वहाँ पे भी यही चीज़ें बेसिकली होती है। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी कोलेस्टेटोमा में आपका एक हैबरमैन थ्योरी याद रखना कि ये यहाँ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है वो हैबरमैन थ्योरी होती है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है विटमैक थ्योरी होती है, ठीक है ना। ये एक चीज़ आप लोग याद रखना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिट्रैक्शन पॉकेट वाली थ्योरी जो है प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टेटोमा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली केराटिन का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है ना, केराटिन फ्लेक्स का। अब एक चीज़ और याद रखो कि जो मैंने बताया था कि आपका कंजनाइटल या प्राइमरी कोलेस्टेटोमा में जो मैंने बताया था कि एंटीरियर पार्ट और मिडिल ईयर में बेसिकली होता है वाइट कोलेस्टेटोमा, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें बेसिकली आपको ऑटोस्कोपी एग्जामिनेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा, मार्जिनल है, कैसा परफोरेशन है, ठीक है ना। और यही सब चीज़ें हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।